नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब जल्दी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के लिए एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यानी ईओपी का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा। सेबी ने निर्देश जारी किए हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और स्टॉक ब्रोकर्स एम्फी या फिर सेबी के साथ जुड़कर डायरेक्ट प्लान बेच पाएंगे। अब इस व्यवस्था में डायरेक्ट प्लान के लिए ट्रांजैक्शन फीस वसूली जा सकेगी। आज मनी गुरु में समझेंगे कैसे ये मैकेनिज्म काम करेगा और निवेशकों के लिए कैसे ये नियम फायदेमंद हो सकते हैं। डिटेल में समझाने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं, मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग से बातचीत करेंगे और ओरो वेल्थ के को फाउंडर नितिन अग्रवाल का भी स्वागत करते हैं हम आज की इस खास पेशकश में। नितिन, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो सेबी ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात कही है, एग्जीक्यूशन ओनली जो ये प्रोवाइडर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके चलते डायरेक्ट प्लान बेचे जाएंगे। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है इसके, इसको कैसे समझे? जी, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रेगुलेशन आया क्यों। अगर आप देखें, अभी किसी को अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ऑफर करना है, उनके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं, आरआईए, या फिर स्टॉक ब्रोकर। इन दोनों ही लाइसेंसेस से भी बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस हैं और इसका कंप्लायंस करने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। उसके ऊपर से टेक्नोलॉजी कॉस्ट, प्लेटफॉर्म को रन करने का, केवाईसी कॉस्ट, कस्टमर को केवाईसी करने का, पेमेंट गेटवे कॉस्ट, कुल मिला के इसको प्लेटफॉर्म को चलाने का बहुत सारे कॉस्ट हैं। पर उसके सामने कोई आमदनी या इनकम नहीं है, बिकॉज़ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म ऑफर करने से एएमसी से आपको पैसे नहीं मिल सकते, कोई कमीशन आप एएमसी से नहीं ले सकते, ना ही आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। इंडिया में कोई पे नहीं करते कस्टमर्स इस सर्विस के लिए। तो बहुत ही अनवायबल, मतलब नुकसानदेह हो गया था ये प्लेटफ़ॉर्म को रन करना। इसलिए सेबी ने ये रेगुलेशन लेके आए हैं ताकि कोई तरीका रहे प्लेटफ़ॉर्म्स को पैसा बनाने का, सिर्फ़ ये सर्विस ऑफ़र करके। बिकॉज़ अल्टीमेटली ये जो सर्विस है रेडिट में प्लेटफ़ॉर्म, बहुत ही फ़ायदेमंद है एंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये इसलिए आया गया एंड इसका बहुत ही महत्व है, बिकॉज़ इससे जो होगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं, ग्रो करेंगे, उनको अच्छी बेहतर सर्विस मिलेगी। बहुत सारे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो रेगुलर कमीशन बेस्ड फंड छोड़ के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। सो ओवरऑल कस्टमर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको वायबल बिज़नेस बनाने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रेगुलेशन आया है। ट्रांजैक्शन फीस की बात की जा रही है बट नॉट कमीशन, जो कि सेबी ने अपने जो गाइडलाइंस थी जिसमें कहा है। नितिन, इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो डायरेक्ट प्लान अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो निवेशक जो खरीदते हैं, उसमें कोई हुँ, ट्रांजैक्शन फीस उन्हें नहीं देनी पड़ती है, लेकिन अब जी। से कुछ ट्रांजैक्शन फीस निवेशकों को देनी पड़ेगी, और किस सिचुएशन में? तो उसके 2 ऑप्शन बताए हैं सेबी ने। एक तो ये ऑप्शन है कि इन्वेस्टर से पैसे लिए जाएँ। अभी तक फाइनल रेगुलेशन आया नहीं है, बट जो आने वाला है वो ऐसा है कि उनको कुछ फीस लग सकता है कि से ₹50 पर ट्रांज़ैक्शन या ₹100 पर ट्रांज़ैक्शन या ₹10 पर ट्रांज़ैक्शन। एक एक तरीका ये है कि इन्वेस्टर से फीस ली जाए। दूसरा तरीका जो सेबी ने दिया है कि ये फीस इन्वेस्टर ना दे, निवेशक ना दे, एएमसीज़ दें। सो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म एएमसी से टाई अप करेंगे, तो ये फ़ीस जो है एएमसी से ली जाएगी और इन्वेस्टर, निवेशक को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। मोस्ट जो अधिकतर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो एएमसी से जाके टाई अप करेंगे और ये फ़ीस एएमसी से चार्ज करेंगे, जो दूसरा कैटेगरी सेबी ने दिया है इस रेगुलेशन के अंडर। अभी जो ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना नितिन हम समझ पा रहे हैं, वो क्लाइंट से सीधे डील करते हैं, मतलब एज स्टॉक ब्रोकर एजेंट हम कहें। आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एएमसी से टाई अप करना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? एएमसी से टाई अप करने का फायदा क्या होगा इन प्लेटफॉर्म्स को? जी, 2 रीज़न है इसके। एक तो ये है कि निवेशक से, डायरेक्ट निवेशक से पैसा लेना बहुत कठिन होता है। आपको पहली बात तो उनको मतलब बताना पड़ेगा कि आप उनसे पैसा चार्ज कर रहे हो। उनको पैरेलली जो कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म होगा वो फ्री में देगा, तो वो आपके पास क्यों आएगा? अगर किसी उसके पास ऑप्शन है जहाँ कहीं और फ्री मिल रहा है, किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म में अगर एएमसी से टाई अप किया है तो। दूसरा है जो पूरा कलेक्शन है पेमेंट का, इतने सारे निवेशकों से, वो भी बहुत मुश्किल टास्क है, उनसे बार-बार पैसे माँगना। तो मेरे ख्याल से सारे प्लेटफ़ॉर्म प्रेफ़र करेंगे कि एएमसी से टाई अप करें और एएमसी से पैसे लें और निवेशक को ये सर्विस फ्री में ही मिले। ओके, तो बेसिकली निवेशकों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट प्लान की,
तो एक धारणा मन में है निवेशकों की कि डायरेक्ट प्लान में कोई फीस नहीं देनी पड़ती और रेगुलर के मुकाबले ये सस्ता होता है। क्या इस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा नितिन? देखिए, रेगुलर से तो ये बहुत सस्ता रहेगा। अगर फीस रहेगी भी तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी फीस रहेगी। रेगुलर में फीस जो होती है वो परसेंटेज में होती है, 1% पर एनम जैसी फीस होती है। यहाँ पे जो फीस की बात हुई जा रही है वो बहुत ही छोटी फीस है। अगर वो मतलब रेगुलर के सामने तो काफ़ी सस्ता रहेगा ही रहेगा। इसमें भी जैसे सेबी ने 2 ऑप्शन दिए हैं, तो मेरा मानना ये है कि अधिकतर प्लेटफ़ॉर्म ऐसा करेंगे कि एएमसी से लेंगे और निवेशक से नहीं लेंगे, तो निवेशक को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ, इसके आने से डायरेक्ट का जो मार्केट है वो बढ़ना ही चाहिए, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का। ओके, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मार्केट है वो बढ़ेगा। पिछले कुछ समय में हमने देखा है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जरिए निवेशकों का जो रुझान है वो आंकड़ों के लिहाज से भी काफी ज्यादा बढ़ा है। अपने व्यूज हमारे कार्यक्रम में रखने के लिए नितिन अग्रवाल आपका धन्यवाद करेंगे। तो हमारे साथ शो में शामिल हुए थे नितिन अग्रवाल, को फाउंडर ओरो वेल्थ, जिनसे हमने समझा इस नए फ्रेमवर्क की बारीकियों के बारे में। थैंक यू सो मच नितिन। अब हमारे साथ जो दो खास मेहमान उनका रुख कर लेते हैं। और मोहित, पहले मैं आपसे समझूंगी बदलेगा क्या इससे, मतलब ये जो फ्रेमवर्क जिसका सेबी ने जिक्र किया है इससे बोथ प्लेटफॉर्म्स के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए और निवेशकों के लिए, दोनों के लिए ही क्या टेक अवे निकल कर आ रहा है? जी स्वाति, देखिए, इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की आवश्यकता है। और वो बैकग्राउंड ये है कि आप कंट्री में म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है आप दो तरीके से कर सकते थे। या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए या आप एडवाइजर बन जाइए। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि एक क्या बोले, मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी है कंट्री में, जितने बैंक्स हैं या जितने बड़े ब्रोकर्स हैं या जो हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती थी। सेबी कैटेगरिकली कहता है स्वाति कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप क्लाइंट्स को एडवाइस नहीं दे सकते, आप उन्हें बाय सेल रिकमेंडेशंस, यानी कि कब खरीदना है कब बेचना है, एसेट एलोकेशन, ये सब नहीं दे सकते। और दूसरा, आप उन्हें डायरेक्ट प्लान नहीं दे सकते। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव थी। तो उसके चलते इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी गाइडलाइंस आई सेबी के कुछ सालों पहले, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैटेगरी का जो बोलते हैं वो शुरुआत हुई। तो यहाँ पर सेबी ने कहा कि अगर आप आरआईए लाइसेंस ले लेते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस ले लेते हैं, तो पहला, आप प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हैं अपने निवेशकों को, यानी आप उन्हें बाय सेल रिकमेंडेशंस, एसेट एलोकेशन, वो सब कुछ दे पाएंगे। और दूसरा, आप निवेशकों को डायरेक्ट प्लान दे सकते हैं। और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर में जो डिफरेंस है वो हम सब जानते हैं, हमने काफ़ी बार आप ही के शो में इसकी चर्चा भी की है कि बहुत कॉस्ट के लिहाज से, रिटर्न के लिहाज से डायरेक्ट प्लान कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं रेगुलर प्लान से, राइट। तो हुआ ये कि लास्ट 5 सालों में आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्लान की तरफ रुझान बढ़ता ही गया और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरआई लाइसेंस लेकर निवेशकों को डायरेक्ट प्लान्स मुहैया कराने लग गए। पर जैसे जैसे इन डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म्स की रीच बढ़ी, इनका जो स्प्रेड था वो बढ़ा, लाखों निवेशक यहाँ आने लगे, तो जो कंप्लायंसेस थे स्वाति वो पूरे नहीं हो पा रहे थे ठीक से। यानी आप हर क्लाइंट को इंडिविजुअलाइज्ड रिकमेंडेशन, एसेट एलोकेशन वो सब नहीं दे रहे थे, वो डिजिटली दिया जा रहा था। तो सेबी ने इसके चलते जब ये देखा कि ये प्लेटफॉर्म्स की रीच बहुत बढ़ गई है और बहुत सारे निवेशक अब इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं, बट उन्हें प्रॉपर एडवाइजरी भी नहीं मिल पा रहा है, डिजिटल एडवाइस मिल रहा है सिर्फ, तो सेबी ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स की एक नई श्रेणी लाने की बात कही है। तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि फुल फ्लेजेड एडवाइजरी नहीं देंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट प्लान में एग्जीक्यूशन सर्विसेज मुहैया कराएंगे। तो इससे निवेशकों को तो फायदा होगा ही होगा, बिकॉज उन्हें डायरेक्ट प्लान्स जो है वो पहले भी मिल रहे थे और अभी भी मिलते रहेंगे, बट अभी और ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म्स के पास में एक अर्निंग का सोर्स आ गया है। अब तक इन प्लेटफॉर्म्स के पास में कमाई का कोई जरिया नहीं था स्वाति, क्योंकि उन्हें कमीशन इनकम नहीं मिलती थी फंड हाउसेस से। और इंडिया में जैसा कि बहुत ही पॉपुलर है कि इंडिया में निवेशक इतना ज़्यादा पैसा देते नहीं हैं एडवाइस के लिए। तो यहाँ पर अब एक कमाई का जरिया बना दिया है सेबी ने इसे, कि आपको एएमसीज के जरिए कुछ मिल सकता है या फिर आप उन क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं। और आपकी जो कंप्लायंसेस थे जिसका कॉस्ट बहुत हाई था, उसको सेबी अब कम कर देगी एक नई रेगुलेशन के द्वारा, कि आप एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म बन जाइए और कंप्लायंसेस भी कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये विन विन है, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। डायरेक्ट प्लान का अगर आप प्रपोर्शन देखेंगे तो बढ़कर 48% पर आ चुका है अभी। लास्ट 5 सालों में इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई और मुझे लगता है कि ग्लोबली जो पैटर्न है उसके चलते बहुत जल्दी डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से बहुत बड़ी कैटेगरी बन जाएगा।
ओके, हेमंत जी, निवेशकों के लिए क्या प्लस पॉइंट इसमें हम समझें? डेफिनेटली चलिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा है, कंप्लायंसेस उनके कम हो गए, आप रजिस्टर कीजिए, उनको ट्रांजैक्शन फीस भी अब वो ले सकते हैं जो पहले आप नहीं ले सकते थे अपने किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। पर क्या निवेशकों के लिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में किसी खरीदारी का, उसमें उसको लेकर भी फ्रेमवर्क में कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये एक अच्छा कदम निवेशकों के लिए भी हो सकता है। तो इसमें एक निवेशक क्या ब्राइट पॉइंट ढूंढे? आई थिंक स्वाति बिल्कुल सही है। आई थिंक अगर जिस तरीके से हमने ऑलरेडी बात की है, इसको कवर किया है, ये बहुत क्लियर है कि अभी तक जो हो रहा था इस एस्पेक्ट पे, जो इन्वेस्टमेंट होती थी डायरेक्ट प्लान में, कोई रेगुलेशन नहीं था। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके ऊपर रेगुलेशन आए। अभी एकदम क्लैरिटी है, कुछ चीजों की क्लैरिटी है। देखिए, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। यस, जैसा मोहित ने बिल्कुल सही कहा कि अभी इनके पास कोई कमाई का जरिया है तो वो अच्छे से चलेंगे। वो ईज ऑफ बिजनेस की जो बात की है ईओपीज के लिए, आई थिंक सेबी ने, वो बिल्कुल सही है, वो होगा। दूसरा, कुछ एस्पेक्ट के ऊपर बात की जाएगी इस रेगुलेशन में। जब वो डिटेल रेगुलेशन आएंगे, हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रोविजन है। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लैरिटी आ जाएगी कितनी फीस आप दे रहे हैं, और जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है जो शायद पहले उतना क्लियर नहीं था या नहीं था, कह सकते हैं आप, वो अभी एकदम क्लियर होगा। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप चूज करते हैं कि आप किसी ईओपी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, आपको पता है कि आपको कितनी फी पे करनी है, वो एकदम उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो इश्यूज आते हैं वो सिक्योरिटी के वो निकल जाएंगे, और आपको पता है एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो और आपके कोई ग्रीवेंस है तो आपको पता है वो भी इसमें यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। तो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली वो जो डायरेक्ट टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईओपीज के थ्रू, उनके लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल टाइमली एक्शन है सेबी का, इसकी बहुत जरूरत थी। और डेफिनेटली इसमें सभी के लिए कुछ है। रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली वी आर मोर कंफर्टेबल कि हमने इसको रेगुलेट किया। ईओपीज के लिए एक बिजनेस मॉडल बनता है, और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है और प्रोटेक्शन मिलती है। ये निवेशक ऑन द फेस ऑफ इट, हेमंत जी, ये शायद समझना चाहेंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट में फिर अंतर जो यूजुअली होता था वो लागत का होता था। एक्सपेंस रेशो की चलिए एक अलग बात हो गई, पर अगर डायरेक्ट प्लान के लिए भी वो कुछ अमाउंट दे रहे हैं तो वो एक कितना डिफरेंस क्रिएट करेगा इस पूरे न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में? इंपॉर्टेंट चीज है, सेबी चेयरमैन ने बहुत क्लियरली कहा है कि इसमें कुछ चार्जेस मिलेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस, बट जो ब्रोकरेज टाइप स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली इसमें नहीं आएगा। वो क्लैरिफाई हुआ है। ऑफ कोर्स ज्यादा डिटेल बाद में आएंगे कि किस तरह की कैप है, किस तरह के चार्जेस होंगे। अब वो अगेन उसका इम्पैक्ट कितना आपके ऊपर पड़ेगा, देखिए बिल्कुल अगर आप पहली सिचुएशन से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट आएगा। पहले आप कुछ भी कॉस्ट आप इनकर नहीं कर रहे थे जब आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी ट्रांजैक्शन पे किस तरह के चार्जेस होते हैं, लमसम के किस तरह के चार्जेस होते हैं, किस तरह की कैप आती है। तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि 50 रुपए पर ट्रांजैक्शन है और आपकी एसआईपी अगर मान लीजिए 1000 रुपए की है और पर ट्रांजैक्शन आप पे कर रहे हैं, तो वो फिर 5% हो जाता है। तो आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आएगी, देखना होगा, और उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कितना पड़ेगा वो ऑल डिपेंड करेगा किस तरह के चार्जेस है, किस तरह की कैप है, और एज एन इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रेगुलरली और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों के बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट डेफिनेटली पहले जो आप बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं पे कर रहे थे वो नहीं होगा। डेफिनेटली कुछ चार्जेस है, बट जैसा क्लैरिफाई किया सेबी ने, कोई ब्रोकर टाइप स्ट्रक्चर नहीं होगा। शायद तब भी आपके चार्जेस जो है वो ब्रोकर से कम होंगे, लेकिन कितने होंगे, किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, वो डिपेंड करता है जब और क्लैरिटी इसके ऊपर। ओके मोहित, एक वेरी क्विक आंसर इस पे मैं जानना चाहती हूँ। जो कैटेगरी और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की बात यहाँ पर की गई है, इधर आप एएमसी के साथ रजिस्टर कीजिए और एएमसी आपको जो भी इसकी लागत होगी या ट्रांजैक्शन चार्ज वो उसकी भरपाई एएमसी करेगी, पैसे आपको एएमसी देगी, आप उससे ले सकते हैं, डील करें। कैटेगरी 2 में सीधे आप एजेंट के तौर पर आप सीधे निवेशक से पैसे क्लाइंट से पैसे ले सकते हैं। तो जो अभी मौजूदा व्यवस्था है या जो जितने प्लेटफॉर्म से, वो प्रेफर क्या कर सकते हैं? स्वाति, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक तरह से क्लियर है कि जितने भी मौजूदा प्लेटफॉर्म है वो अभी फिलहाल सर्विसेज फ्री दे रहे हैं सारे क्लाइंट्स को, राइट? तो उनके लिए
अभी ये कहना कि मैं क्लाइंट्स को चार्ज कर लेता हूँ, देयर आर बहुत ही कम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि क्लाइंट्स को एक फ़ी चार्ज करते हैं, कुछ बेसिक ट्रांज़ैक्शन फ़ी जैसे बोल लीजिए। तो उनको अब जाकर क्लाइंट को ये बोलना कि अब से हम आपको फ़ी चार्ज करेंगे, चाहे वो कितनी ही कम हो, चाहे वो महीने की ₹100 हो या फिर साल की ₹500 हो, कैसी भी फ़ी हो, बेसिकली वो बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज़ निवेशक अक्सर ऊपर से फ़ी देना नहीं चाहते हैं। राइट? तो मुझे लगता है कि जो कैटेगरी 1 है ईओपी का, जहाँ पर आपको एमफी के साथ में रजिस्टर होकर और एमसीज़ आपको भरपाई करेंगी, और जैसा कि हेमंत सर ने कहा कि वो भरपाई हो सकता है बहुत कम हो, ट्रांज़ैक्शनल कॉस्ट हो सिर्फ़, या फिर बहुत छोटा-सा एक अमाउंट हो, एक टोकन अमाउंट हो, पर एटलीस्ट एक मॉडल उससे एस्टैब्लिश होगा, और साथ में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि निवेशकों को कोई डिफ़रेंस नहीं आएगा। निवेशक जो कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाह रहा था, उसे अभी भी उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उसे अपनी तरफ से कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका जो डायरेक्ट प्लान का बेनिफिट था, वो किसी भी लिहाज से कम नहीं होगा, उसे सेम बेनिफिट आगे भी मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है सारे ही प्लेटफ़ॉर्म अमूमन ऑप्शन 1 पर जाएँगे, जो कि एमफी के साथ रजिस्टर होकर एएमसी से भरपाई का मॉडल है। फ्यूजन गाइड में समझेंगे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान्स के बारे में, क्या है दोनों में निवेश की प्रक्रिया। काफी हद तक हम डायरेक्ट प्लान पर चर्चा ब्रेक से पहले करते आ रहे हैं। हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है और मोहित गांग से हम कर रहे हैं खास बातचीत। हेमंत जी, डायरेक्ट प्लान में तो चलिए रुचि बढ़ी है लोगों की, लेकिन रेगुलर प्लान का एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं फायदा भी है, वो ये कि इसमें एडवाइजर की भूमिका होती है। अब हर बार खुद से निवेश करना शायद बेनिफिशियल हर किसी के लिए ना हो, खुद से फैसले में कई बार गलती भी हो जाती है। जब आपके साथ एक सलाहकार होता है, उसकी सलाह होती है, तो जो कठिन मोड़ है उसमें वो आपकी मदद जरूर करता है। तो आपके नजर में डायरेक्ट या फिर रेगुलर प्लान, दोनों में ही निवेश के अपने फायदे या अपने डाउनसाइड्स क्या हैं? देखिए स्वाति, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट वो है जिसको आप क्वांटिफाई कर पाते हैं, जिसको आप परसेंटेज टर्म में देख पाते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट वो है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते। और वो इन्वेस्टर्स के लिए कभी-कभी उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है कि इसका मुझे वाकई में कितना फायदा हुआ, और उसको अगर मैं मॉनेटरी टर्म में मेजर करूं तो वो उसका फर्क कितना पड़ा मेरे पोर्टफोलियो में। देखिए, ये तो नो ब्रेनर है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान को और रेगुलर प्लान को कंपेयर करते हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, जाहिर सी बात है कि रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा है, ब्रोकरेज है, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वो उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो आपकी कॉस्ट कम होगी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, जो आप शुरू करते हैं जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस दिन आपका वो गोल पूरा होता है। उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इस वक्त, ठीक है। मार्केट की वॉलेटिलिटी, आपके अपने सिचुएशन के बदलाव, फंड की नॉन परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो, बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो बहुत श्योर नहीं है कि डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और अगर आप खुद से कर रहे हैं और आपको कोई एडवाइस करने वाला नहीं है कि ये समय पे आपको चेंज करना है, नहीं करना है, आपको जो हैंड होल्डिंग चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि जब आप रेगुलर में जाते हैं, मान लीजिए आपकी हैंड होल्डिंग होती है और आप इक्विटी में बने रहते हैं, अपनी एसेट एलोकेशन को बदलाव नहीं करते हैं, शायद वो आप 6 महीने 1 साल के बाद भूल जाते हैं कि आपके जो भी जिन्होंने आपको एडवाइस किया उसका फायदा आपको क्या हुआ। जैसे मैंने पहले कहा, हर चीज को आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन द फैक्ट इज अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो जानते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, किस तरह से मुझे बदलाव करने हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए डायरेक्ट प्लान बहुत अच्छी है। बट अगर आप नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप जानकार हैं तब भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मॉनिटरिंग करनी है, कहीं आपने उसको बहुत आराम से ले लिया, चलिए थोड़े दिन के बाद करेंगे, या चेंजेस करने हैं, आपको डर लगता है, तो जो चीज आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते शायद आज, लेकिन उसका पोर्टफोलियो पे बहुत असर होता है। तो आपके लिए कॉस्ट जरूर है, लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप श्योर नहीं है कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से बदलाव करने हैं, किस तरह से फंड को मॉनिटरिंग करनी है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इट मेक सेंस कि आप वहां पे जाएं जहां पे आपको सलाह मिले, जहां पे आपको गाइडेंस मिले, और वो ट्रस्ट मी ओवर ए लॉन्गर पीरियड जो आप कॉस्ट बचाते हैं उससे कहीं ज्यादा फर्क होगा। देखिए, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना कॉस्ट डायरेक्ट और इसका, तो हमें क्लियर कंपैरिजन दिखता है कि भाई यहाँ पे कॉस्ट है, रिटर्न बेहतर होगा, लेकिन क्या वो रिटर्न हर इन्वेस्टर को मिला? क्या वो इन्वेस्टर निवेशक बना रहा? क्या वो अपने फंड में बना रहा कि नहीं? वो किसी को मालूम नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज को देखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है और आप पैसा बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा कंप्रोमाइज अपने पोर्टफोलियो पे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पे आपको करना पड़ सकता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है इसी कि आप पर एक व्यू मोहित से लूंगी।
हाँ, बिल्कुल। मोहित से मैं भी इसी पे आपके पॉइंट्स पर व्यू लूंगी। मोहित, आप क्या समझते हैं? हो सकता है कि आपके व्यूज थोड़े डिफरेंट हो, कि रिटर्न, थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न या कम लागत के चलते ही ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करें, और एडवाइजर की जो भूमिका है उसको टोटली आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें। स्वाति देखिए, इस विषय पे बहुत सारा रिसर्च हो रखा है ग्लोबली, राइट? और म्यूचुअल फंड में एक ही ऐसा वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं बट एक ही ऐसा वेरिएबल है जो ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म आपके परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है एक सही मात्रा में। और ये एक्चुअली मैथमेटिकल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। इसका मैं सूत्र भी बाद में शायद डाल दूंगा ट्विटर पे आपके हैंडल पर। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि एक्सपेंस रेशियो एक ऐसा वेरिएबल है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी कोई भी जो वेरिएबल है कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करेगा, फंड कैसा परफॉर्म करेगा, कौन से मार्केट साइकिल में क्या अच्छा चलेगा, क्या नहीं चलेगा, आपको कब अंदर जाना है, कब बाहर आना है, ये सारे वेरिएबल्स बहुत सब्जेक्टिव है। इसमें कोई भी अच्छा कर सकता है, कोई भी खराब कर सकता है, किसी भी साइकिल में ये कहीं पर भी तख्ता पलट सकता है। एक ही ऐसा वेरिएबल है जो कि पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और जो फंड की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डिटरमिन करता है, वो है एक्सपेंस रेशियो। इसी का कारण है कि अगर आप देखेंगे ग्लोबली एक्टिव से पैसिव की तरफ भी दुनिया मूव कर रही है, बिकॉज एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है किसी भी परफॉर्मेंस के लिए और आपके भविष्य के रिटर्न्स के लिए, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो मैं पूरी तरह से उस खेमे में हूँ स्वाति, जहां पर मुझे लगता है कि हर निवेशक को एक बार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए, आपका पैसा है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर कर, थोड़ा सा रिसर्च कर कर नहीं डाल रहे हैं और आप अपनी हार्ड अर्न्ड कमाई को ऐसे ही लगा रहे हैं, तो वैसे भी आप गलती कर रहे हैं, राइट? चाहे वो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर रहे हो, चाहे वो एडवाइजर के साथ कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा सा खुद से पढ़ाई नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है, ये आपका मेहनत का पैसा है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जानकारी रखिए। और इतनी अच्छे प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं कंट्री में, इतना अच्छा रिसर्च वो देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग, इतना अच्छा एनालिटिक्स आपको मिलता है, इतना ईज ऑफ एग्जीक्यूशन है वहाँ पर कि कोई कारण नहीं है किसी निवेशकों को कि वो डायरेक्ट प्लान्स ना अपनाएं। अगर आप बहुत ही रिमोट लोकेशंस में रहते हैं जहाँ पर आपको अच्छी बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही वीक है, आप मान लीजिए कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ किसी ने निवेश कभी नहीं किया है और आपके लिए बहुत शुरुआती है, तो चलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक थोड़ी सी बेसिक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। और वहाँ पर शायद जैसा कि रुस्तगी जी बोल भी रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। बट जहाँ तक बात है, आपने 2-3 साल का अगर अनुभव ले लिया है निवेश का, तो कोई कारण नहीं है कि आप रेगुलर में बने रहें। आपको जितना जल्दी हो सकता है डायरेक्ट में मूव कर कर ज़्यादा रिटर्न और एक लोअर एक्सपेंस रेशियो की तरफ मूव करना चाहिए। और ऐसा मुझे पूरी तरह से लगता है स्वाति। जैसे म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हर एक निवेशक के लिए कुछ ना कुछ है। वैसे ही ये जो दोनों वेरिएंट है म्यूचुअल फंड में निवेश के, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो रेगुलर है, दोनों में हमेशा ही टेकर्स हमेशा रहेंगे। एक वो धड़ा जो कि चाहता है कि उनको निवेश जो सलाहकार है वो गाइड करें और वो गाइडेंस के चलते आगे बढ़े, और एक वो भी होंगे जो DIY निवेश या फिर डायरेक्ट प्लान में ज्यादा रुचि रखते हैं। मतलब शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो कोई एक पूरी तरह खत्म हो जाए। तो ये अच्छी बात है, लोग खुद से अवेयर होकर डायरेक्ट प्लान में निवेश कर रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है कि फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेकर वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और मोहित, आप दोनों का हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल होने के लिए।